हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। आ गया है एक और नई सीरीज के साथ। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है एक इंसान जिसके अंदर उस तारे की पावर होगी, उसके पास में इतनी ताकत आ जाएगी कि इस पूरी दुनिया को वो कंट्रोल कर पाएगा। उसी के आने के बाद में यहाँ की सारी लड़ाई रुकेगी। उसी के आने के बाद में यहाँ पर दोबारा शांति आ सकती है। वही इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसके बाद में हमें उस वर्ल्ड के अंदर एक बैटलफील्ड का सीन दिखाते हैं जहां पर है हमारी सीरीज के दो मेन कैरेक्टर। पहला है वुहुन, जो कि एक बहुत ताकतवर सोल्जर है। इस लड़ाई के अंदर वो अपना काम कर रहा है। वो काफी तेजी से दुश्मन देश के सिपाहियों को मार रहा है। वुहुन के पास में एक भाला है जिसकी मदद से वुहुन सभी सोल्जर्स को काफी तेजी से मारता जा रहा है और कोई भी सोल्जर उसे टच भी नहीं कर पा रहा। वुहुन की इस फाइटिंग स्टाइल को दूसरी कंट्री का एक सोल्जर देख रहा है जिसका नाम है ह्यूंग। यही है सेकंड मेन कैरेक्टर। ह्यूंग वुहुन को देखकर अपने सारे सोल्जर से कहने लगता है, इसको देख रहे हो, इसको देख के साफ साफ पता पड़ रहा है ये बहुत ताकतवर है और इसकी एज भी काफी ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस लड़के की एज काफी कम है। ये केवल 16 साल का है। केवल इसकी बॉडी और फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से इसकी एज ज्यादा लग रही है। ये लड़का वुहुन बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब तक ये बैटलफील्ड के अंदर है, इस फाइट के अंदर हम नहीं जीत सकते हैं। इसे कोई भी नहीं मार सकता। ह्यूंग की ये बातें सुनने के बाद में वो सोल्जर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं और इसी डर के कारण उनकी पावर और भी ज्यादा कम हो जाती है। वुहुन और भी ज्यादा तेजी से उन सोल्जर्स को मारने लगता है। काफी सारे सोल्जर्स को मारने के बाद में वुहुन एक जगह बैठ जाता है और फिर कहने लगता है, मैं काफी ज्यादा थक गया। इसी टाइम पर ह्यूंग कहता है, नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना है। वो अभी तक बिल्कुल भी थका नहीं है। वो केवल नाटक कर रहा है कि वो कमजोर है। ह्यूंग की ये सब बातें सुनने के बाद में ह्यूंग की टीम का एक हाई लेवल सोल्जर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी इन बातों को सुनने के कारण हमारी ओर के सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा निराश होते जा रहे हैं। वो सब सब डर रहे हैं। तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो। अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तुम मर जाओ। यही कहते हुए वो हाई लेवल सोल्जर ह्यून के ऊपर अटैक करने लगता है। ह्यून बिल्कुल भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता। इसी टाइम पर वुहुन की नजर ह्यूंग पे पड़ जाती है। वो जल्दी से भागकर उस सोल्जर को मार देता है जो कि ह्यूंग के ऊपर अटैक कर रहा है। फिर ह्यूंग वुहुन से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, तुम बिल्कुल भी थके नहीं हो। यही कहते हुए ह्यूंग आगे बढ़ जाता है। वुहुन ह्यूंग से कहता है, तुम कौन हो? तुम इतनी देर से इस बैटलफील्ड के अंदर जो कुछ भी कह रहे हो वो मुझे सुनाई दे रहा है। तुम्हारी बातें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ह्यून इस बात का बिल्कुल जवाब नहीं देता। वो बस आगे बढ़ता रहता है। वुहुन कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे पास में एक भी वेपन नहीं है। ये लड़ाई एक नर्क की तरह है जहाँ पर हर एक ह्यूमन एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ना तो सही है और ना ही गलत। लेकिन खुद को बचाने के लिए इस जगह पर वेपन की जरूरत तो है ही। तुम वेपन लेके क्यों नहीं आए? अगर तुम इस तरह से घूमते रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हें जरूर से मार देगा। ह्यून कहता है, क्या तुम्हें लगता है अगर मेरे पास में कोई वेपन होता तो भी मैं इस फाइट के अंदर ज्यादा देर तक बच पाता? अगर मेरे हाथ में वेपन होता तो कोई ना कोई सोल्जर बहुत जल्दी मुझ पर अटैक कर चुका होता। मेरे हाथ में वेपन नहीं है तो भी सभी सोल्जर्स को लग रहा है मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। इसी कारण से मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरी फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर मैं वेपन लेकर किसी सोल्जर के साथ में फाइट भी करूंगा तो भी मैं मारा ही जाऊंगा। यही कहने के बाद में ह्यून एक छोटे से टीले के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। वुहुन कहता है, तो फिर तुम करना क्या चाहते हो? ह्यून कहता है, मैं इस फाइट को रोकना चाहता हूँ। इसको रोकने का एक ही तरीका है, पीछे हट जाना। अगर दोनों ग्रुप पीछे हट जाएं तो ये फाइट रुक सकती है। ये सुनकर वुहुन कहता है, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर दोनों तरफ के लोग पीछे हट जाते हैं तो इस फाइट को रोका जा सकता है। कोई भी इस फाइट को करना नहीं चाहता। मैं अभी जाकर कमांडर से इस बारे में बात करता हूँ। ह्यून कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम केवल एक नॉर्मल सोल्जर हो। कोई भी जनरल तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वुहुन मानता नहीं है और वो जल्दी से अपने कैंप की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद में वह एक जनरल से बात करने लगता है और उसे कहता है, हमें इस लड़ाई के अंदर पीछे हट जाना चाहिए। जनरल इस बात पर वुहुन के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है, तुम मुझे मत बताओ हमें क्या करना है। अभी इसका कोई भी कारण नहीं है कि हमें लड़ाई में पीछे हटना चाहिए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इस तरह सुझाव न देने के बजाय अपना पूरा ध्यान लड़ाई के अंदर लगाओ। तुम केवल एक सोल्जर हो। तुम्हें जाकर बैटलफील्ड के अंदर सिपाहियों को मारना चाहिए, अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। यही कहने के बाद में वो जनरल वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर तक फाइट होने के बाद में शाम हो जाती है। लड़ाई को रोक दिया जाता है। उस लड़ाई के अंदर लाशों के ढेर लग चुके हैं। ढेर के अंदर से कोई बाहर निकलता है। हम देखते हैं ये ह्यूंग है। ह्यूंग उस ढेर के अंदर से बाहर निकलकर उन्हीं की ओर बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगता है। तभी उसे फील होता है यहाँ पर और कोई भी है। वो इधर उधर देखता है। लाशों के बीच में से कोई और बाहर निकलता है। ये वुहुन है। इसके बाद में ह्यूंग और वुहुन कहीं पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। वो आसमान में एक तारे की तरफ देख रहे हैं जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि इस तारे की पावर जिसके अंदर भी आएगी वो इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। वुहुन ह्यून से कहता है, उस तारे को देख रहे हो? उस तारे का मतलब तुम्हें पता है? लोग कहते हैं इस तारे के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है।
जिसके पास में भी इस तारी पावर आ जाएगी वो सुप्रीम रूलर बन जाएगा। दुर्भाग्य से ये सब कुछ मेरे साथ में नहीं है। ह्यूम कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ये पावर सबके लिए है तो तुम्हारे लिए भी है। वून कहता है नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ये स्टार ह्यूमंस को 12 साल पहले दिखाई दिया था और मेरा जन्म इसके दिखाई देने से 3 साल पहले ही हो चुका था। इसी वजह से ये पावर मेरे लिए नहीं है। अगर मेरा जन्म 3 साल बाद होता तो मैं भी इस तारे की पावर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकता था और उस टाइम पर मैं भी सुप्रीम रूलर बन सकता था। ह्यून कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जन्म इस तारे के दिखाई देने से 3 साल पहले हुआ है, क्योंकि 12 साल पहले तो वो टाइम था जब पहली बार ह्यूमंस को ये तारा दिखाई दिया था और उन्होंने इसके लिए भविष्यवाणी लिखी थी। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा ही हुआ हो कि तारा उसी टाइम पे बना हो, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा जन्म इसके दिखाई देने से 3 साल पहले हुआ है, क्योंकि ये तारा तुम्हारे साथ में भी उतना ही टाइम है जितने बाकियों के साथ में। इसलिए तुम भी इस तारे की एनर्जी की मदद से सुप्रीम रूलर बनने की ट्राई कर सकते हो। बहुत लोग इसी कोशिश करते हैं, हो सकता है तुम कामयाब हो जाओ। ये सुनकर वून खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो भी सुप्रीम रूलर्स है वो सबके सब मुरीम है। अब टाइम आ गया है, मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। वैसे तुम बताओ, तुम कब इन लाशों के अंदर छुपे थे? ह्यून कहता है जब तुम अपने जनरल से बात करने गए थे उसी टाइम पर मैं यहाँ पर छुप गया था। वून कहता है मेरा भी सेम ऐसा ही हाल है, मैं अब यहाँ पर फाइट करना नहीं चाहता। मैंने जनरल को मनाने की कोशिश की कि उस फाइट को रोक दे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। इसी वजह से मैं भी इन लाशों के बीच में छुप गया ताकि मुझे किसी को ना मारना पड़े और कोई भी मुझे ना मारे। ये कहने के बाद वून खड़ा होता है और फिर ह्यूंग के सामने खुद का इंट्रोडक्शन करने लगता है। वो कहता है मेरा नाम है बैक वून ह्यूंग। ये सुनकर ह्यूंग भी खुद का इंट्रोडक्शन करता है। वो कहता है मैं हूँ चिरेन जी ह्योंग। इसके बाद में वून ह्यूंग को अपने साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन ह्यून इसके लिए मना कर देता है और इसी के बाद में वो दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों अपने अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। इसके बाद में हमें कुछ साल बाद दिखाते हैं ह्यूंग एक ग्रुप के अंदर ऐड हो गया है जो कि किसी सामान को इधर से उधर लेके जाने वाला ग्रुप है। एक दिन जब भी ग्रुप एक जंगल से गुजर रहा होता है तब ह्यून की झड़प ग्रुप के लीडर के साथ में हो जाती है। ह्यून उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, इससे अच्छा दूसरा रास्ता ले लीजिए, हमें 3 दिन ज़्यादा लगेंगे लेकिन वो जगह सेफ है। इसी टाइम पर जनरल का एक चमचा बोलने लगता है तो हम 3 दिन एक्स्ट्रा वेस्ट क्यों करें, हमें तो छोटा रास्ता ही लेना चाहिए ना। जो 3 दिन के एक्स्ट्रा पैसे हैं वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। ह्यून कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो छोटा रास्ता है इस रास्ते के ऊपर बहुत सारे डाकू हैं, हम कभी भी इस रास्ते की वजह से दूसरी तरफ नहीं निकल पाएंगे, रास्ते में ही हम सबके सब मारे जा सकते हैं। चमचा बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो और हमें सिखाने की कोशिश मत करो, तुम पहले ही हमारे हाथों से मारे जाओगे अगर ऐसे ही बोलते रहे तो। ह्यून कहता है इंसानों की यही आदत होती है, कोई पक्षी किसी दूसरे जानवर का खाना बन जाता है और इसी वजह से उसकी मौत होती है, लेकिन ह्यूमंस के हाथ में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस खुद के लालच की वजह से मारे जाते हैं। केवल 3 दिन के पैसे बचाने के लिए तुम खुद की जान को बहुत बुरी तरह से खतरे में डाल रहे हो। जनरल इसके लिए बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता है ये जगह खतरनाक है, हो भी सकती है, इसलिए हम थोड़ा सावधानी से चलेंगे, इस जंगल के अंदर हम तेजी से भागेंगे, कोई भी हमें पकड़ नहीं पाएगा और जल्दी से इसको पार कर लेंगे। उस जनरल की बात सुनने के बाद में सबको बिल्कुल ऐसे करना पड़ता है। ह्यून भी मान जाता है। वो सबके सब काफी तेज चलना शुरू करते हैं। उस टाइम पर उन दोनों के बीच में बातें होती है जिसमें चापलूस ग्रुप लीडर्स कहता है हमने इस लड़के को अभी साथ में क्यों रखा हुआ है, हम जल्दी जाकर मैनेजर से इस लड़के की शिकायत करेंगे और उसके बाद में इसको या तो ग्रुप से बाहर निकाल देंगे या फिर कम से कम इसको डिमोट करा देंगे। ग्रुप लीडर बोलता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इस लड़के को मैनेजर ने डायरेक्ट ज्वाइन किया है। ये लड़का पहले एक फार्मर एस्कॉर्ट था, जैसे ही मैनेजर चेंज हुआ तब मैनेजर ने इसे डिमोट करके एक नॉर्मल कॉमरेड बना दिया। ये लड़का हमारे ग्रुप के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, इसको ग्रुप से निकाला नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत ऐसी अफवाह फैली हुई है कि ये लड़का खुद भी इस ग्रुप को छोड़ना चाहता है लेकिन ग्रुप को छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि इसकी एक माँ और एक बहन है जिनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वजह से ये लड़का इस जॉब को नहीं छोड़ रहा है। मैनेजर ने इसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। ग्रुप लीडर अपने चापलूस को यही बता ही रहा होता है तभी उसके सीने में एक जोर से तीर आई घुसता है और इसी के साथ ही एक ही झटके में उस ग्रुप लीडर की मौत हो जाती है। इसके बाद में उस जगह पर तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। जितने भी लोग उस जगह पे होते हैं उन सभी के ऊपर तीर गिरने लगते हैं, इधर से उधर सबके सब भागने लगते हैं। ह्यून जल्दी से एक तांगे के पीछे छुप जाता है, उसके साथ में एक और साथी होता है। तीर लगातार नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं लेकिन ह्यून उस तांगे के पीछे काफी सेफ होता है। तभी उनको एक आइडिया आता है, उस तांगे के ऊपर जितने भी घोड़े लगे होते हैं ह्यून उन सभी को फ्री कर देता है और वहां से भगा देता है। ह्यून के साथ में उसका एक साथी जो छुपा होता है वो ह्यून से चला कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, इन घोड़ों को क्यों भगा रहे हो। इसके बाद में पता नहीं क्या होता है, उन घोड़ों के वहां से भागते ही तीर नीचे गिरना बंद हो जाते हैं। सभी लोग जो उस जगह पे होते हैं और अभी तक जिंदा होते हैं वो सबके सब एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं और चेक करते हैं उनका ग्रुप लीडर मर चुका है। अब उन्हें नहीं पता अरे क्या करना है।
इसके बाद में वो सभी लोग सोचते हैं हमारे ऊपर गुंडों का अटैक हुआ है, यानी कि इसका मतलब वो हमारा सामान लूटने के लिए आए हैं। अगर हम इस सामान को पहले नष्ट कर देंगे तो हो सकता है वो हम पर अटैक ना करें। यही सोचकर वो सारे लोग उनके पास जितना भी सामान होता है उस सबके अंदर आग लगा देते हैं और फिर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तभी ह्यून उनसे रोकता है और उनसे कहता है यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है। इस पूरे जंगल के अंदर बहुत सारे गुंडे हैं, हम चाहे कितना ही भागने की कोशिश करें वो हमसे पकड़ ही लेंगे। इस जंगल के अंदर जो गुंडे हैं उनके लीडर का नाम है ग्वेंग चैंग, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। उससे लड़के जीता नहीं जा सकता, उसके सामने सरेंडर ही करना होगा। कुछ लोग तो ह्यून की इस बात को मान जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं मानते, वो सबके साथ चले जाते हैं। लेकिन अभी भी ह्यून के साथ में 5-7 बंदे रुके हुए हैं। ह्यून उन सभी से कहता है जल्दी से यहाँ पर जितनी भी आग लगाई है इसको बुझा दो, हम उन लोगों के सामने सरेंडर करने वाले हैं तो उनको कुछ ना कुछ सामान तो दिखाना ही होगा। इसी समय उस तरफ काफी सारे गुंडे बढ़ने लगते हैं। उन सब गुंडों में से जो सबसे आगे वाला गुंडा होता है वो ह्यून से बात करता है। वो ह्यून से कहता है तुम्हें पता है ना हम तुम सभी को मारने वाले हैं। ह्यून कहता है मेरे पास में 3 कारण है जिसे सुनने के बाद में तुम मुझे नहीं मारोगे और ना ही मेरे किसी भी साथी को मारोगे। पहला कारण, ह्यून इतना कहता ही है कि तभी वो सामने तो जितने भी गुंडे होते हैं वो सबके सब ह्यून समेत वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ में एक गुफा के अंदर लेके चल जाते हैं। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद में ह्यून बहुत विचलित रह जाता है। ह्यून सोचने लगता है शायद मेरा डिसीजन बिल्कुल गलत था, मेरी वजह से इतने सारे लोग फंस चुके हैं। तभी उस जगह पर उस ग्रुप का लीडर पहुंचता है जिसका नाम गैंग चैंग है। ग्वेंग चैंग जैसे उस जगह पहुंचता है वहाँ का माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। ग्वेंग चैंग के पास में काफी सारे वेपन्स होते हैं जिन सभी के ऊपर खून लगा हुआ होता है। ग्वेंग चैंग अपने तख्ते पे बैठता है, उसके हाथ में एक कटा हुआ सर होता है। वो सर को ह्यून के सामने गिरा देता है। ह्यून उस सर को देखते पहचान जाता है, ये सर उन लोगों में से एक का था जो कि उस सारे सामान के ऊपर आग लगा के भाग गए थे। जिसे देखकर ह्यून समझ जाता है इस आदमी ने सभी लोगों को मार दिया है, अब केवल उस गुफा के जितने लोग बचे हैं वही है जिंदा। ग्वेन बहुत ही गुस्से में ह्यून की तरफ देखता है और फिर कहने लगता है ये अभी तक जिंदा क्यों है, इन सभी को मार दो, इन सभी को जिंदा रखने में हमारा कोई फायदा नहीं है। इसी समय वो वाला डाकू जिसकी बात ह्यूएंग से हुई थी वो ग्वेन चैंग से कहने लगता है आप इस लड़के को देख रहे हैं, इसका नाम ह्यूएंग है, मैंने इससे बात की है, इसका कहना है इसके पास में कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें इसे नहीं मारना चाहिए। ग्वेन चैंग बोलता है ये तो सुनने में काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, मैं इस लड़की की बात सुनूंगा, लेकिन उससे पहले ये सर जो कि मैं लेके आया हूँ इसको माउंटेन गेट पे लटका दो ताकि सबको पता चल जाए ये इलाका हमारा है। इसके बाद में ग्वेन चैंग ह्यूएंग से कहता है अब बताओ तुम्हारे पास में क्या कारण है, अगर तुम्हारा कारण मुझे थोड़ा सा भी गलत लगा तो मैं तुरंत तुम्हें मार दूंगा। ह्यूएंग कहता है मेरा पहला कारण है आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं ये इलाका आपका है, अगर आप हमें जिंदा छोड़ देते हैं तो हम इस बारे में सबको बता देंगे, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी खबर सब जगह फैल जाएगी और फिर उसके बाद में कोई भी इस इलाके की तरफ नहीं आएगा। दूसरा कारण, हमारी वजह से आपके ग्रुप को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ह्यूएंग की इस बात को सुनकर ग्वेंगचन का एक साथी ग्वेंगचन से कहने लगता है ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके ग्रुप के लोगों ने ये जो सामान लेके आए थे उसके ऊपर आग लगा दी थी। ये सुनकर ग्वेंगचन बहुत गुस्सा होता है और कहता है इन्होंने आग लगा दी और इससे तुम हमारा फायदा कह रहे हो, हमें तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, इनका सारा सामान जल गया और उस आग से पूरे जंगल में भी आग लग सकती थी। ग्वेंगचन के साथी आगे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सही टाइम पर इसने और उसके कुछ साथियों ने उस आग को बुझा भी दिया जिस वजह से हमें वो सारा सामान बिल्कुल सही तरीके से मिल गया। ग्वेंगचन कहता है ये बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूएंग कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, हमारे पास जो सामान था उनमें से 3 ट्रॉलीज के अंदर बहुत ज्यादा कीमती सामान था, उनके ऊपर जिस तरह से आग लगी थी अगर वो आग कुछ सेकंड और लगी रहती तो सारा सामान पूरी तरह से नष्ट हो जाता। मुझे पूरा यकीन है उस कीमती सामान से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई मतलब नहीं है वो जलता या फिर बचता। ह्यूएंग का ये कहने का अंदाज ग्वेंगचन को बहुत पसंद आता है। वो ह्यूएंग से कहने लगता है काफी अच्छी तरह से तुम अपनी बात को घुमाते हो, तुम बात करने में काफी अच्छे हो, तुम बोलते रहो, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लग रही है। ह्यूएंग कहता है मेरे पास में एक और रीजन है जो कि बहुत शानदार है, लेकिन उसे बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप बाकी के जो 18 बैंडेड ग्रुप्स है उनको भी लीड करना चाहते हैं? ये सुनकर ग्वेंगचन बहुत गुस्सा होता है। वो ह्यूएंग से कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम जानते हो तुम किस बारे में बात कर रहे हो, शायद तुम्हें ठीक तरह से पता नहीं है, जो बाकी के 18 बैंडेड ग्रुप है उनका जो लीडर है वो मेरे फादर हैं, तुम मुझे बाकी ग्रुप्स के ऊपर लीड करने के लिए कह रहे हो, इसके लिए मुझे उनसे फाइट करनी पड़ेगी। इतनी घटिया बात तुम कैसे सोच सकते हो, और ना ही ऐसा मैं सोच सकता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे केवल अपने फादर से फाइट करनी पड़ेगी, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो कि बाकी ग्रुप्स को संभाल रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें आपस में लड़ना पड़े। मैंने तुमसे पहले कहा था अगर मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि तुम बकवास कर रहे हो तो मैं तुरंत तुम्हें मार दूंगा, अब तुम्हारे मरने का टाइम हो गया है। ह्यूएंग कहता है 1 मिनट रुकिए, मुझे आपसे अभी भी थोड़ी सी बात करनी है, आप मेरे को मारना थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं।
मुझे लगता है बाहर का वेदर बिल्कुल ज़्यादा अच्छा है। हमें थोड़ी देर उस गुफा से बाहर निकलना चाहिए, बाहर चल के बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है मैं आपको अपनी बातों से कन्फेस कर पाऊंगा। हुएंग की इस बात को सुनकर गुवेंगचेंग के जो बाकी के गुंडे होते हैं वो सब के सब गुवेंगचेंग को इस बात को मानने के लिए कहते हैं। इतना इंसिस्ट होने के बाद में गुवेंगचेंग मान जाता है और फिर खड़ा होकर कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ में बाहर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात को अच्छी तरह से याद रखना, अभी तक भी हमने इस सर को इस माउंटेन के बाहर नहीं लगवाया है। अगर मैं तुम्हारी बातों से कन्फेस नहीं होता हूँ तो सर एक्सचेंज हो सकता है, इस सर की जगह तुम्हारा सर लगेगा। इसी के साथ ही गुवेंगचेंग और हुएंग बाहर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक गुफा का सीन दिखाते हैं। ये एक बहुत ही खास गुफा है जिसके अंदर 500 सालों से काफ़ी सारे मार्शल मास्टर अपने कल्टिवेशन के लिए आते हैं, क्योंकि इस जगह पर उन्हें कल्टिवेशन करने पर एक स्पेशल स्किल मिलती है जिसका नाम है हेवनली ड्रैगन। पिछले 500 सालों में जितने भी कल्टिवेटर इस जगह पर आए हैं उनमें से एक को भी हेवनली ड्रैगन की स्किल नहीं मिल पाई है। वो सब के सब आखिरी दम तक मेहनत करते हैं, जब तक उनकी लाइफ रहती है कल्टिवेशन करते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं निकलता। एंड में उनकी डेथ हो जाती है। उन सभी को अपनी मौत के अलावा इस जगह से और कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक स्पेशल कल्टिवेटर है जिसने 500 सालों से कोई भी कल्टिवेटर जो नहीं कर पाया है वो कर दिखाया है। इस कल्टिवेटर ने हेवनली डीमन की पावर को अनलॉक कर लिया है और ये वही है जिसके बारे में मैंने सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में बताया था। सीरीज का मेन कैरेक्टर बैकबोन हुई। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।